विवेक से काम लें। वनीता अपने मम्मी पापा की तीसरी बेटी थी। मम्मी पापा गरीब थे, इसलिए उन्होंने तीनों बेटियों की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वनीता और आगे पढ़ना चाहती थी, नौकरी करना चाहती थी, लेकिन अच्छे से रिश्ता आने पर उसके मम्मी पापा ने अपनी तीनों बेटियों की शादी करा दी। समय बीतता है। एक दिन वनीता कैंटीन में एक औरत को देखकर चौंक गई। चेहरा बहुत ज़्यादा जाना पहचाना सा लग रहा था, और यही हाल उस अजनबी महिला का भी था। अचानक से वनीता को याद आता है कि वह तो उसकी सहपाठी मीता है, और वह उसके पास जाकर बोली, हेलो, क्या आपका नाम मीता है? वह औरत उसे देखते हुए बोली, और तुम वनीता हो ना? मीता वनीता को देखती हुई बोली, पर तू यहाँ इस ऑफिस में, तेरे तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे ना? वनीता थोड़ा सकुचा कर बोली, हाँ, सपनों में और हकीकत में बहुत अंतर होता है। पापा जी को बेटियों के हाथ पीले करने की जल्दी थी, तो उन्होंने हम तीनों बहनों की पढ़ाई को महत्व ही नहीं दिया। शुक्रगुजार हूँ मैं अपने सासू माँ की कि उन्होंने शादी के बाद पढ़ने और नौकरी करने की अनुमति दी। अरे, अनुमति क्या देना, कमा रही हो तो उनके ही घर को भर रही हो ना, कौन सा खुद के पर्स में रख लेती हो? मीता बालों को पीछे झटकते हुए बोली, नहीं नहीं, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है, वह मेरी कमाई का एक पैसा भी नहीं लेती है। अच्छा चल, अब तू भी यहीं पर नौकरी कर रही है, तो किसी दिन मिलकर बैठते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसा कह वनीता कैंटीन से अपने डिपार्टमेंट में वापस आ गई। 2-3 दिन के बाद एक दिन लंच टाइम में मीता वनीता को ढूंढती हुई उसके डिपार्टमेंट में आई और बोली, चल ना, कैंटीन में जाकर खाना खाते हैं। मीता को देखकर वनीता खुश हो गई। बचपन में भले ही वे दोनों दोस्त नहीं थे, पर साथ पढ़ने वालों को देखकर उनसे आने वाली अपने शहर, स्कूल, बचपन की सौंधी खुशबू से अपनेपन का एहसास तो होता ही है। वनीता बोली, मैं तो टिफ़िन लाई हूँ, आजा तू भी, साथ में खा लेते हैं। टिफ़िन में रखे गर्मा गर्म इडली, चटनी, सांभर को देखकर तो मीता बोल पड़ी, हे भगवान, यह सब बनाने के लिए तुझे कितनी सुबह उठना पड़ा होगा। मुझसे तो यह सब होता ही नहीं है। कितने दिन हो गए हैं ऐसा घर का गर्म नाश्ता किए हुए। मैं तो कुछ बनाती ही नहीं हूँ। सुबह काम करके आओ, शाम को जाकर फिर काम करो ना बाबा, मुझसे तो नहीं हो पाता। तू कैसे सुबह सुबह इतना सब गर्म नाश्ता बना लेती है? वनीता बोली, मैंने नहीं, मेरी सासू माँ ने बनाया है। सुबह का नाश्ता मुझे वही बना कर देती है। यह सुनकर मीता की तो आंखें चौड़ी हो गई, पर फिर मुंह बनाकर बोली, अरे बेचारी, तुम सास के साथ रहती हो तब तो तुम्हें बहुत काम करना पड़ता होगा और अपने मन का कुछ भी नहीं कर पाती होगी। ना अपने मन का खाना, ना पहनना, हर वक्त सास से दबकर रहना। वनीता उसे नकारते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सासू माँ तो मुझे शाम को भी रसोई में जाने नहीं देती है। कहती है, थक कर आई हो, जाओ, पहले थोड़ा समय कीनू के साथ खेलो, थोड़ा समय रवि के साथ बिताओ। अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं और तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है। काम करने को जिंदगी पड़ी है। सच में मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है। सच कहूँ तो मम्मी से भी अच्छी, यहाँ तक कि उन्होंने तो शादी में दहेज भी नहीं लिया था। हे भगवान, वनीता, तू कहाँ फंस गई? तेरी शादी को कितना समय हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे पति में, खानदान में कुछ खोट हो? मीता चिंतित होते हुए बोली। वनीता थोड़ा झुंझला कर बोली, कैसा खोट? इतने सालों से साथ में हूँ। रवि तो इतने अच्छे हैं कि सिगरेट, शराब तो दूर, एक लौंग तक का व्यसन नहीं करते हैं। मालूम है, मेरे ससुराल में कोई भी मांस नहीं खाता है। मैंने शादी से ऐतराज कर दिया था, लेकिन मम्मी पापा के दबाव में आकर मैंने शादी कर ली। ससुराल आने पर जब मेरी सासू माँ को पता चला कि मैं मांस खाती हूँ, तो उन्होंने कहा, मुझे, तुम्हें मांस पसंद है तो बाहर जाकर खा सकती हो, घर पर ही बनाना हो तो ऊपर छत वाले चौके में मैं सारा इंतजाम करवा दूंगी। हाँ, तो इसे अच्छी नहीं, समझदार सास कहते हैं। उन्हें मालूम था कि मना करेंगी तो शायद तुम नहीं मानोगी। ऐसे उनके एहसान के नीचे दबकर शायद खाना छोड़ दोगी। सच कह रही हूँ ना मैं? अब तूने खाना छोड़ दिया है ना? मीता ने गंभीरता से कहा। वनीता विचार में पड़ गई। क्या ऐसा हो सकता है? वनीता को विचारों में खोया देखकर मीता फिर बोली, तू आज भी बहुत भोली है। ससुराल में सब तेरे भोलेपन का फायदा उठाते होंगे। अच्छा बता, जीजू की सैलरी वो किसे देते हैं? वनीता सोचते हुए बोली,
खुद रखते होंगे या माँ को देते होंगे। क्या पता, मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। वैसे भी सारा घर माँ संभालती है और रवि घर के बड़े बेटे हैं, तो उनकी तो जिम्मेदारी बनती है। मेरी भोली सखी, अच्छा हुआ मैं तुझसे मिली, नहीं तो सब तुझे लूट लेते। अरे पागल, इसीलिए तेरी सासू माँ तुझे रसोई में जाने नहीं देती। नहीं तो सोच, ऐसी कौन सी सास होगी जो बहू के होते हुए भी काम करना चाहेगी। मैंने तो शादी के 2 महीने बाद से आनंद की सैलरी का हिसाब रखना शुरू कर दिया था। अरे भाई, इसमें शर्म कैसी, पति है मेरा। और 6 महीने बाद ही बोल दिया था कि मेरे घर में तुम्हारे माता पिता की कोई जगह नहीं। वनीता आश्चर्य से मीता को देखते हुए, तुम्हारा घर? अरे वह घर उनके बेटे का भी तो था। मीता बोली, मालूम है, बहुत इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे आनंद को, तो मैंने एक दिन अपने सास ससुर से बोल दिया, या तो मुझे चैन से अकेले रहने दो, नहीं तो तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। जहाँ एक बार दहेज उत्पीड़न का केस किया, फिर तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जिंदगी अदालत का चक्कर काटते ही बीतेगी। वनीता ने कुछ आश्चर्य, कुछ अनमनेपन से अपना टिफिन खत्म किया। आज उसे टिफिन के खाने में वो अपनेपन, प्यार का स्वाद नहीं आ रहा था, क्योंकि मीता कटुता का नमक जो मिला गई थी। ऑफिस खत्म होने पर वनीता घर पहुंची तो रोज की तरह सासू माँ ने मुस्कुराकर दरवाज़ा खोलते हुए हाल चाल पूछा। आज वनीता को वह मुस्कुराहट बनावटी लग रही थी, पर उसने तुरंत अपने मन में आए नकारात्मक विचारों को झटक दिया। पर आज उसने कीनू को गले से नहीं लगाया, उसकी दिन भर की बातें नहीं सुनी। वह हाथ मुंह धोकर सीधा रसोई में गई। माँ चाय बनाने जा रही थी। वनीता बोली, रहने दीजिए माँ, चाय मैं बनाती हूँ। क्योंकि वनीता के दिमाग में मीता की बातें गूंज रही थी। एक ही ऑफिस में होने के कारण मीता अक्सर वनीता से मिलती रहती और हमेशा ससुराल वालों के बारे में उल्टी सीधी बातें कर वनीता के मन को उनके खिलाफ भरने की कोशिश करती, जिसमें कि वह सफल भी हो रही थी। अब वनीता भी सोचने लगी थी कि हाँ, साथ में रहने पर कितना मुश्किल है, सारा पैसा खर्च हो जाता है सासू माँ पर, उनकी दवाइयों पर, रिश्तेदारों पर। अब जाने अनजाने वनीता की आंखों में एक छोटा सा ख्वाब पलने लगा था, एक छोटे से घर का, जहाँ पर सिर्फ वनीता, रवि और किनू होंगे और कोई नहीं। पर प्रकृति को उसका यह सपना मंजूर नहीं था, इसलिए आंखों में घर के सपने के साथ साथ उसकी कोख में भी एक सपना पलने लगा था। मीता की बातों के प्रभाव में आकर वनीता अब बहुत अलग व्यवहार करने लगी थी। वह कई बार दबी दबी जुबान से अलग रहने की बात भी रवि से कर चुकी थी। रवि उसे प्यार से समझाता, पर उसे सबका प्यार दिखावा लगता। सब उसके व्यवहार का परिवर्तन महसूस कर रहे थे, पर सबको लगता कि यह चिड़चिड़ापन उसकी गर्भावस्था के कारण है। एक दिन रवि की माँ रवि से बोली, देख, वनीता का ऑफिस है, उसे छुट्टी नहीं मिल सकती, नहीं तो मैं उसे मन बदलने के लिए मायके भेज देती। रवि बोला, हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, वह बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, मैं उसके ऑफिस में बात करूँ क्या? नहीं बेटा, यह निर्णय उसको ही लेने दो। अगर वह अभी छुट्टी ले लेगी तो बाद में छुट्टी नहीं मिल पाएगी। ऐसा करते हैं, उसके मम्मी पापा या बहन को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लेते हैं, शायद उसे अच्छा लगे। हाँ माँ, यह भी ठीक रहेगा, मैं अभी मम्मी जी से बात करता हूँ। कुछ दिन बाद वनीता के मम्मी पापा तो नहीं आ पाए, पर बहन आसी आ गई। अब दोनों बहनें आपस में गप्पे मारती, कभी कभी सासू माँ भी उनके ठहाकों में सम्मिलित हो जाती। एक दिन आसी बोली, मानना पड़ेगा वनीता, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इतनी अच्छी सासू माँ मिली है। वनीता मुंह बनाकर बोली, तू भी ना इनके बहकावे में आ गई। कोई अच्छी वच्छी नहीं है, सब नाटक है, बेटे को काबू में करके रखने के लिए। इसीलिए तो दहेज नहीं लिया कि बहू एहसान तली दबी रहे। इतना कहकर वनीता तो वहाँ से हट गई, पर आसी सोचने लगी, इतने सालों से सासू माँ की, ससुराल की, जीजू की इतनी तारीफें करने वाली मेरी बहन को यह क्या हो गया? यह सारी बातें जो उसने कही वह उसकी नहीं लगती है। आसी ने मन में कुछ सोचा। उसने सोचा, अभी अगर वह वनीता को कुछ समझाने गई तो वनीता उसे भी अपना दुश्मन समझ बैठेगी। पहले पता लगाना पड़ेगा कि वनीता को ससुराल वालों के खिलाफ
भड़का कौन रहा है? रात को जब तीनों मतलब वनीता, आसी और कीनू सोने जा रहे थे, साली साहिबा आई हैं तो रवि दूसरे कमरे में सोता है। तो कीनू के कहानी सुनाने की जिद पर आसी बोली, चलो आज मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। फिर वनीता को देखते हुए पूछा, वनीता क्या तुमने कीनू कीनू को वो धान और सत्तू वाली कहानी सुनाई है जो हमें हमारी मौसी सुनाती थी? वनीता रोज से बोली, मैंने कोई कहानी नहीं सुनाई, ये तो उसकी दादी ने ही कहानी सुना सुना कर इसकी आदतें खराब की है। आसी बहुत कुछ कहना चाहती थी पर चुप रह गई। गर्म तवे पर पानी डालने से फायदा नहीं, पहले आग बुझानी पड़ेगी। वो कीनू को अपनी तरफ खींचकर बाहों में समेटकर कहानी सुनाने लगी। मालूम है गुड़िया, बहुत समय पहले की बात है। तब ना तो यातायात के साधन थे, ना ही आजकल की तरह दुकानें और होटल। तब लोग पैदल ही यात्रा करते थे, क्योंकि घोड़ा आदि जानवर भी सिर्फ अमीरों के पास होते थे। तो लोग यात्रा पर जाते समय थोड़ा खाना या दूर की यात्रा के लिए सत्तू बांध लेते थे। मासी, सत्तू मुझे अच्छा लगता है, दादी गुड़ में घोल कर देती है, आम के अचार के साथ। कीनू सत्तू की मिठास में खो गई। हाँ गुड़िया, सत्तू नमक के साथ भी खा सकते हैं और गुड़ के साथ भी, और यह पौष्टिक भी होता है और बनाना भी आसान होता है। आसी ने कीनू को चूमते हुए कहा। ऐसे ही किसी सफ़र पर दो मुसाफिर एक कुएं पर मिले। एक के पास सत्तू था, एक के पास धान। मासी, धान मतलब जिसको कूटकर चावल निकालते हैं वह? कीनू आंखें बड़ी करते हुए बोली। आसी बोली, हाँ वही मेरी गुड़िया। अब वनीता भी करवट बदल कर उन लोगों की बातों और कहानी का आनंद ले रही थी। जो भी हो, बचपन की कहानियाँ हर उम्र में मन को गुदगुदा जाती है। आसी ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए बोला, जिस राहगीर के पास धान था उसने देखा सामने वाले के पास तो सत्तू है। उसने चालाकी करते हुए कहा, सत्तू लपे टट्टू, कब साना कब खाए, कब चला धान बेचारा कूटा खाए। चला ऐसा उसने 3-4 बार कहा तो जिसके पास सत्तू था वो उसके कहने में आ गया। उसको भी लगा सत्तू लपे टट्टू, कब साना कब खाए, कब चला धान बेचारा कूटा खाए। चला, उसने विनती करते हुए धान वाले राहगीर से उसका धान ले लिया और अपना सत्तू दे दिया। धान वाले ने भी खूब एहसान जताते हुए अपना धान उसके सत्तू से बदल लिया और अपनी चालाकी पर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर जाकर उसने सत्तू साना खाया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। वही धान पकड़े हुए दूसरा राहगीर अभी तक समझ नहीं पाया था कि दूसरा राहगीर उसे ठग कर चला गया है। कीनू बोली, मौसी, वह सत्तू वाला राहगीर बिल्कुल बुद्धू था क्या? वह धान को कूटकर कब चावल निकालेगा, कब पकाएगा तो कब खाएगा। आसी बोली, बुद्धू तो नहीं था पर बुद्धू ही कहलाएगा अगर कोई ऐसे किसी की बातों में आ जाएगा। कीनू बोली, मौसी ऐसा नहीं होता है, कोई भी इतना बुद्धू नहीं होता है कि बिना सोचे विचारे किसी की बातों में आ जाए। आसी बोली, गुड़िया अभी आप छोटे हो, दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है, आप समझ भी नहीं पाते कब ये अपनी मीठी मीठी बातों से आपके दिमाग पर काबू कर लेते हैं। फिर वनीता की ओर देखकर बोली, वनीता जग रही हो या सो रही हो? वो गाना याद है जो मम्मी बचपन में सुनाती थी? इतना कहकर वो गाने लगी, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। कीनू भी साथ में गाने लगी। मासी, पूरा गाना सुनाओ ना। नहीं गुड़िया, अभी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है ना। पूरा गाना कल स्कूल से आकर नानी से फ़ोन पर सुन लेना। आसी और कीनू तो सो गईं, पर वनीता की आंखों में नींद नहीं थी। वह मानो बचपन में पहुंच गई थी। उसके कानों में बार बार सिर्फ यही गाना गूंज रहा था, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। दूसरे दिन शाम को जब वनीता ऑफिस से घर आई तो चाय वगैरह पीने के बाद आसी बोली,
वनीता तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गई इस बार। वनीता बोली, इतने सालों में तो हर बार घूमती है, अब कुछ बचा भी है तेरे लिए? ठीक है, कल छुट्टी है, कल मॉल चलेंगे। क्या वनु, मॉल तो मैं वहाँ पर भी घूम लेती हूँ। तुमने बताया था तुम्हारी बचपन की कोई दोस्त यहाँ तुम्हें मिली है, वो कई बार यहाँ घर पर भी आ चुकी है, चलो ना, मुझे उससे मिलवाओ ना। आसी ठुनकते हुए लाड से बोली, ठीक है, तो उसे मैं कल घर पर बुला लेती हूँ। वनीता खुशी से बोली। आसी बोली, वनु मुझे घूमना है, तुम उनको क्यों बुलाओगी? चलो ना, हम जाकर उनको सरप्राइज देते हैं। वनीता बोली, हाँ यह भी ठीक रहेगा, वैसे भी वह कई बार मुझे अपने घर आने के लिए कह चुकी है, उसे अच्छा लगेगा। वास्तव में आसी ने कुछ दिनों में विचार करके यही निष्कर्ष निकाला था कि जब से वनीता ने अपनी सहेली के बारे में बताया था, उसके बाद से वनीता का व्यवहार बदल रहा है। दूसरे दिन दोपहर को खाना खाने के बाद किनू, वनीता और आसी तीनों ही कार से मीता के घर के लिए निकल गए। रास्ते में उन्होंने मीता की बेटी के लिए उपहार और चॉकलेट भी ली थी। मीता के घर पहुंचते उन्हें लगभग 3 बज गए थे। वनीता थोड़ा नाराज हो रही थी कि मुझे मीता को फ़ोन करके बताने तो दे कि हम आ रहे हैं, कहीं वो घर पर नहीं हुई तो क्या हम इंतज़ार कर लेंगे, पर सोचो उनको आपका सरप्राइज़ कितना अच्छा लगेगा। इस बात पर वनीता मुस्कुरा दी। मीता के फ्लैट के बाहर पहुंचकर जब उन्होंने घंटी बजाई तो अंदर से आवाज़ आई, रानी दरवाजे पर देख, कौन है? मम्मा मैं टीवी देख रही हूँ, आप खुद देख लो। वनीता का मन किया कि वह किनू के कान ढक दे। बड़बड़ करती हुई मीता की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। दरवाज़ा खोलते हुए भी वह कुछ बोलने जा रही थी, पर वनीता को देखकर जबरन मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम फ़ोन कर दिया होता तो मैं आ जाती, ऐसी हालत में तुम क्यों परेशान हुई? उसकी बातों से खुश होकर वनीता बोली, तू मेरा कितना ख्याल रखती है, पर ये आसी मेरी बहन आई हुई है, यह तुमसे मिलना चाहती थी, तो बस तुम्हें सरप्राइज़ करने के लिए फ़ोन नहीं किया। आसी बोली, मीता दीदी, डॉक्टर ने वनु को घूमने फिरने को बोला है, वैसे क्या आप हमें अंदर नहीं बुलाएंगी? मीता अचकचाकर एक ओर हटते हुए बोली, आओ ना अंदर। फिर अपने अव्यवस्थित घर पर नज़र डालते हुए बोली, क्या करूं, कामकाजी हूं ना, तो घर को समय ही नहीं दे पाती। रविवार का एक दिन मिलता है पति और बेटी के साथ बिताने के लिए, उनमें भी घर की साफ सफाई करो तो यह नाराज़ होते हैं कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। इतने में मीता की बेटी रानी कहती है, पर मम्मा पापा तो सुबह सुबह गुस्सा में कह रहे थे कि ना जाने कैसी सुअर से पाला पड़ा है, मुझे इस गटर में नहीं रहना। चुप कर, पता नहीं क्या बेकार की टीवी की बातें सुनकर बोलती रहती है। चल आंटी को हेलो बोल, कमरे में जा, सुन, कीनू को भी ले जा, इसके साथ खेल। वनीता बोली, अरे तो कोई बात नहीं, हम तुझसे मिलने आए हैं, तेरे घर से नहीं। तभी कीनू ने आगे बढ़कर मीता के पैर छू लिए। मीता फिर नाक सिकोड़ती हुई बोली, हमारी रानी तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है, उसे यह सब मैंने नहीं सिखाया। रानी से हेलो टू आंटी, पर रानी टस से मस न हुई। आखिर वनीता बोली, हेलो रानी, मैं तुम्हारी मम्मा की दोस्त हूँ, ये देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। एकदम से बंदर की तरह उछलते हुए वनीता के हाथों से उपहार खींचकर वह अंदर भाग गई। मीता चिल्लाती रह गई, से थैंक यू टू आंटी, टेक दिस कीनो विथ यू, सो हर योर टॉयज, नो आई डोंट वांट टू शेयर। नहीं, मुझे साझा नहीं करने, मीता बहुत घमंड से बोली। अकेली है ना, बहुत लाड प्यार से पाला है, इसलिए किसी की बात ही नहीं सुनती। थोड़ी देर बाद वहाँ बैठने के बाद ना जाने क्यों वनीता का मन उचटने लगा। वह मीता से बहाना बनाकर कि उन्हें डॉक्टर के पास भी जाना है रेगुलर चेकअप के लिए, वह वहाँ से बगैर कुछ चाय कॉफ़ी पानी के उठ गई। मीता ने रोकने की कोशिश भी नहीं की,
वे चले गए। कार आसी ने एक पार्क के आगे रोक दी। वनीता ने कुछ भी सवाल नहीं पूछा, वह अपने भीतर के सवालों से जूझ रही थी। कीनू तो पार्क में आकर खुश हो गई। आसी ने ठंडे पानी की एक बोतल और 3 आइसक्रीम ली। वह दोनों वहीं पड़े बेंच पर बैठकर खाने लगी। कीनू खाकर झूला झूलने चली गई। वनीता ने दूर आसमान को देखते हुए बोली, तू जानबूझकर मुझे मीता के घर ले गई थी ना? आसी आइसक्रीम खाते हुए हैरानी से उसे देखते हुए बोली, हाँ तो मैं ही तो आपको आने के लिए बोली थी। क्या हुआ? आपको उनके घर आना अच्छा नहीं लगा? नहीं, वनीता सिर हिलाते हुए बोली। मीता ने मुझे जो तस्वीर दिखाई थी अकेले घर की, मौज मस्ती की, वह तस्वीर इस घर से बिल्कुल अलग है। वनु, यह तुम्हारी दोस्त नहीं, कलयुग की मंथरा है। यह न इतनी महीन काटते हैं कि सामने वाला संभल भी नहीं पाता। अभी कैसे वह रोना रो रही थी अकेले रहने का और सारा काम खुद ना कर पाने का, और कैसे आपको सिखाना शुरू कर दिया कि संयुक्त परिवार में कितनी मुश्किलें हैं। हाँ आसी, मैं उसके बहकावे में आ गई थी। यह मेरा घर, जहाँ मेरी सासू माँ ने मुझे राजकुमारी का दर्जा दिया, तेरे जीजू जिन्होंने मुझे रानी बनाकर रखा, यह मेरा खुशियों से भरा हंसता खेलता साम्राज्य, जिसको मैं उसके बहकावे में आकर अपने हाथों से आग लगाने जा रही थी। वनीता रोते हुए बोली, छोटी, क्या मिल जाता उस मीता को मेरा साम्राज्य नष्ट करके, मेरा घर तोड़कर। मंथरा को तो फिर भी लालच था कि वह राजमाता कहलाएगी, पर मीता, उसे किस बात का लालच था? मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा। भगवान का शुक्र है कि तू आ गई और तूने मुझे उसके चंगुल से निकाल लिया। दी, मैंने कुछ नहीं किया। आपको खुद से इस बात का एहसास हुआ और अब वचन दो, अब किसी की मीठी बनावटी बातों में नहीं आओगी। थोड़ी देर बाद वनीता अपने सासू माँ के गले से लगकर रो रही थी। उसने सारी बातें अपने सासू माँ को बता दी थी। वनीता ने रवि से भी अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। वह रोते हुए उन दोनों से बोली, अब आप दोनों मुझसे उतना प्यार नहीं करोगे ना? सासू माँ उसे गले लगाते हुए बोली, तू हमेशा मेरी बेटी थी और रहेगी। रवि बोला, और मैं, तुम दोनों मेरे कलेजे के टुकड़ा हो। कीनू ने कहा, और मैं दादी, तुम तीनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। और मैं, आसी ने पूछा, तू तो परी है जिसने एक दुष्ट चुड़ैल के हाथों से मेरी खुशियों का साम्राज्य उजड़ने से बचा लिया। दोस्तों, परिवार के साथ रहने की खुशी अलग ही होती है। यह आपको तब एहसास होता है जब वो आपसे दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें किसी बाहरी लोगों के बहकावे में नहीं आने चाहिए, क्योंकि सुख और दुख में परिवार साथ रहे तो बड़ी मुश्किलें भी आसान लगती है। आपके आसपास भी यह मंथराएं होंगी, इसलिए अपने विवेक से काम लें। थैंक यू। सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए।